हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। बेसिकली इस पे हमारा जो मेन टारगेट होगा वो संस्थाओं को समझने का होगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि संस्थाएं क्या होती है, मतलब क्या होता है इसका। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है ये निरंतरता और परिवर्तन का क्या मतलब है। ठीक है, जो संस्थाएं होती है पहले वो समझेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहला संस्था हमारे सामने आती है जाति। तो जाति एक संस्था होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा पहले से तो कोई बात नहीं, समझ लो कि जाति एक संस्था है। ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जाति जो शब्द है वो कहाँ से आया है, क्यों है, ताकि एग्ज़ाम में आपके नंबर्स अच्छे आ जाए। इससे यही फ़ायदा होता है कि आप जो है एक इंट्रोडक्शन लिख पाते हो आंसर्स का अच्छे तरीके से। जब आपको शब्द का मतलब भी पता होता है तो टीचर जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको 4 पेजों में लिखना होता है आंसर्स को। ठीक है, लगभग 400 वर्ड्स होते हैं वहाँ पे जो आपको लिखने होते हैं। सबसे पहले कि जो ये शब्द है कास्ट, इसका इंग्लिश अनुवाद है ये। बेसिकली जो मेन शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है जिसको पुर्तगाल में कास्टा कहते हैं। कास्टा का जो मतलब है वो होता है विशुद्ध। ठीक है, विशुद्ध नस्ल कहते हैं, यानी कि विशुद्ध मतलब जो कि शुद्ध नहीं है। ठीक है, विशुद्ध से मतलब हो सकता है कि गंदे लोग, ठीक है, गंदी नस्लें। ठीक है, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं गंदी या विशुद्ध। राइट। उसके अलावा जो जाति एक व्यापक शब्द है, यानी कि बहुत ही बड़ा है, ये अपने आप में ही बड़ा है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसके कुछ वंश होते हैं। ठीक है, इसकी किस्में होती है, नस्ल होती है, या स्पीशीज़ जो हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि आप पेड़ पौधों को देखते हो, पेड़ पौधों के अंदर स्पीशीज़ होती है और जीव जंतुओं के अंदर भी स्पीशीज़ होती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जाति के बारे में, जो कि एक संस्था है। पहली संस्था हमने देखी जाति। ठीक है, जाति एक संस्था है जिसके अंदर हमने देखा कि शब्द का मतलब क्या होता है, कास्ट। ठीक है, कास्ट कहाँ से आया है, पुर्तगाल, एक पुर्तगाल की जो भाषा है वहाँ से कास्टा जो शब्द यूज़ करते हैं वो लोग वहाँ से लिया है। और कास्टा का मतलब होता है विशुद्ध नस्ल। विशुद्ध नस्ल के बाद हमने देखा कि कुछ जो शब्द है जाति, इसका जो मतलब है बहुत बड़ा है अपने आप में, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ प्रकार भी देखने को मिलते हैं या फिर इसमें वंश देखने को मिलते हैं आपको, है ना। जैसे कि मैं अपने फादर का वंश हूँ और मेरे फादर मेरे दादाजी के वंश है, तो इस तरीके से। और पेड़ पौधों का भी नस्ल देखने को मिलती है आपको, यानी कि आपकी अगर अलग अलग स्थानों पर जाते हो, जैसे कि अभी आप दिल्ली में हो तो आपकी जो नस्ल होगी पेड़ों की वो अलग होगी, है ना। वैसे ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में लद्दाख में जाओगे तो वहाँ पे जो नस्ल होगी वो बदल जाएगी मतलब कि चेंज हो जाएगी, है ना। उनका आकार जो तरीका है उनका थोड़ा सा अलग होगा, आकार में बदलाव देखने को मिलता है आपको। राइट, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ पे आपको जो पेड़ होते हैं शंकुधारी देखने को मिलते हैं। शंकु यानी कि कुछ इस तरीके से जो पेड़ होते हैं इस तरीके से देखने को मिलते हैं। राइट, ये आपने देखे होंगे, बहुत सारे पेड़ इस तरीके से होते हैं वहाँ पे। तो ये ठंडी जगहों में होते हैं क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो ये जो बर्फ़ है फिसल के इस तरीके से आ जाए। राइट, मैंने आपको बस एग्जांपल देने के लिए इसका यूज़ किया है, वैसे मुझे ड्राइंग नहीं आती। ठीक है, और जीव जंतु यानी कि जो जानवर देखते हो आप उसमें भी आपको नस्ल देखने को मिलती है, वैसे ही मनुष्य भी है। ठीक है, मनुष्य के अंदर भी नस्ल देखने को मिलती है। उसी को बोल रहे हैं कि जो है जाति एक व्यापक शब्द है, इसलिए क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। राइट, हम इसमें इंसान भी कवर करते हैं, जीव जंतु भी कवर करते हैं और पेड़ पौधों को भी देखते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक शब्द मैं बता रहा हूँ अपनी ओर से कि एक आप बोलते हो जनजाति या फिर उपजाति के शब्द भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी कि आप देखते हो जाति के अंदर भी वर्गीकरण देखने को मिलता है। एक मतलब अलग अलग जातियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि SC ST है, तो उन जातियों के अंदर भी आपको कुछ विभिन्न प्रकार की जातियाँ देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं जाति के अंदर जो वर्गीकरण है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, वर्गीकरण जो होता है इस तरीके से हम इसको जाति को वहाँ पे भी डिफाइन करते हैं कि भाई जाति के अंदर भी आपको जाति देखने को मिलती है। सब जगह होता है ऐसा। ठीक है, हमारे भारत में बता रहा हूँ सब जगह होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी, पर उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इनका नाम नयन कल्ली है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है, बस एक दलित नेता है। ठीक है, दलित नेता से मेरा मतलब है कि दलितों की जो पढ़ाई होती है बच्चों की, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है SC ST समुदाय का, OBC का,
उनकी पढ़ाई के लिए जो कदम उठाए हैं या फिर जो आंदोलन किए हैं इन्होंने, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इनका, ठीक है। यानी कि एक दलित नेता है, आपको ये याद रखना है, और इन्होंने क्या किया है। जो महिलाएं होती है, SC ST OBC जो लोग होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए इन्होंने आंदोलन किए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस इसके अंदर, ताकि आप आंसर राइटिंग में इसको बीच में यूज़ कर लो, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ विशेषताएं भी दी हुई हैं आपको, जैसे कि जन्म से निर्धारित होती है। क्या बोल रहा है? जन्म से निर्धारित से इनका मतलब है कि जो जाति होती है वो आपकी जन्म से होती है, यानी कि जो आपके माता पिता की जाति होगी, जिस जिस कास्ट से वो होंगे वो ही आपकी होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फादर, पता चल रहा है, यादव हैं, और आप आपकी जो मम्मी है वो किसी और कास्ट की है ना। वो शायद मान के चलो कि वो मोमडन है, राइट। तो इन दोनों में जो जाति देखी जाएगी वो आपके फादर की देखी जाएगी, कि फादर जो है यादव है, तो आपकी जो कास्ट होगी वो भी यादव वाली होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, कोई दिल पे मत लेना, समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कभी कभी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और मिलेगा कि विवाह में भी आपको कुछ नियम देखने को मिलते हैं, जैसे कि जाति के अंदर जो विवाह होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, कि आप जाति से बाहर विवाह नहीं करते हो, जैसे कि कोई भी जाति होगी उसी के अंदर आप विवाह करते हो। पर हाँ, गोत्र वगैरह भी देखते हो आप, कि भाई जो गोत्र है वो मिल ना जाए, है ना। गोत्र मिलने से ये होता है कि जो वो लोग हैं जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं वो हमारे सगे होते हैं, है ना, किसी न किसी रूप में, अगर गोत्र मिल रहा है उनसे हमारा। गोत्र किसका देखते हैं? गोत्र से मेरा मतलब है सरनेम, ठीक है। सरनेम होते हैं गोत्र, अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि क्या सरनेम है। गोत्र में आपकी मम्मी के जो सरनेम है उसको देखेंगे, आपकी दादी का सरनेम है उसको देखेंगे, तो ये, और या फिर आपकी नानी का सरनेम है उसको देखेंगे, तो ये जो है 3 लोगों का वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अभी तो क्या होता है कि नानी का नहीं देखते हैं, मम्मी का देखते हैं और दादी का देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे खाना खाना, खाना बाँटना, ये भी जो है एक जाति के अंदर आपको विशेषता देखने को मिलती है, कि आप अगर निम्न जाति के व्यक्ति हो तो आपको हर एक तरीके का खाना खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अधिकार नहीं होगा कि आप जो मन करे वो खा लो। मैं अभी के नहीं बता रहा हूँ, अभी का कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। यानी कि उस ज़माने में हमारा जो समाज था वो कुछ इस तरीके से था, जाति में जो फैला हुआ था, उसमें खाने खाने तक की पाबंदी थी, कि हर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से कोई भी खाना नहीं खा सकता, ठीक है। उसकी जो कंडीशन है, यानी कि उसकी जो जाति है उसी के हिसाब से उसको खाने को मिलेगा, ठीक है। और वो छोटी जाति का व्यक्ति बड़ी के साथ बैठ के नहीं खाता, यानी कि अलग अलग जाति के व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, ठीक है, ये भी था। उसके अलावा अधिकर्मण भी था, यानी कि अगर कोई मतलब पैसे वाला व्यक्ति है, ऊंची जाति का व्यक्ति है, तो वो किसी और जाति के व्यक्ति को दबोच सकता है और उसको मतलब कि अपने पैसे दे के उससे काम कराता है, इस तरीके से भी देखने को मिलता है। और आप इसमें जातियों में भी जो विभाजन होता है वो भी देखते हो, कि बहुत सारी जातियाँ होती है, उसके अंदर आपको उप विभाजन देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मैं आपको बता ही रहा था कि जातियों के अंदर भी जातियाँ होती हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, SC का एग्जाम्पल दिया था या ST का एग्जाम्पल दिया था, इनके अंदर भी आपने बहुत सारी जातियाँ देखी होंगी, कि भाई ये और ये और ये, इस तरीके से इनके अंदर भी जातियाँ हैं। OBC को देखते हो, ठीक है, OBC के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ आपको मिलेंगी। तो ये कैटेगरीज हैं। मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बड़े बड़ा सा, पर वैसे ये एक जो है एक लीगल नाम है, दलित जैसे बोलते हैं हम दलितों को, तो वो नाम है दिया हुआ है उनको गवर्नमेंट की तरफ से, लीगल नाम है, जिसका मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है। दलित कोई गाली नहीं है, दलित का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि जो भारत के जो मूल निवासी है वो हमारे दलित लोग हैं। तो वो भी, उसके अंदर भी आपने बहुत सारी कास्ट देखे होंगी, तो वो कास्ट नहीं है बेसिकली, वो समूह होते हैं जो कि अपने अलग अलग काम कर रहे थे, तो उसके हिसाब से उनका जो नाम था वो अलग अलग हो गया, है ना। कोई मछुआरे हैं तो उनको मछुआरा नाम दे दिया, कोई जो है जंगल में शिकार कर रहे हैं तो उनको शिकारी का नाम दे दिया, और कुछ लोग जो है खेती कर रहे हैं तो उनको खेती का नाम दे दिया, कुछ लोग झूमिंग खेती कर रहे हैं तो उनको बोल दिया कि ये झूमिंग खेती करने वाले लोग हैं, इस तरीके से, राइट। और पारंपरिक तौर पर जातियाँ जो हैं व्यवसाय पर भी निर्धारित करती है, यानी कि जो आपकी जाति है, ठीक है, आपकी जाति डिसाइड करेगी कि आपको काम क्या करना है ना। जैसे कि अभी हमारे समाज में ये प्रथाएं हैं, चलती हुई आ रही हैं पहले से, और मतलब कि ये गलत प्रथाएं मैं कहूँगा, कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और जो है
पूजा पाठ वगैरह का जो काम होता है वो करेंगे। जबकि जो दलित लोग हैं उनका काम क्या बोल रखा था इन लोगों ने मनुस्मृति में, कि वो लोग क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे या फिर झाड़ू पोछा करेंगे। उनकी परछाई भी जो बड़ी जाति होती है उन लोगों के लिए शराब की तरह है। उससे वो फिर बाद में क्या करते हैं, वो अपने आप को जो है धोते हैं वगैरह, पता नहीं क्या, गंगा जी में जाके नहाते हैं। तो ये भी जो है आपको देखने को मिलता है भारत समाज के अंदर। तो ये क्या है, पारंपरिक तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनके बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, छुआछूत के खिलाफ जो है इन्होंने कुछ बहुत सारी निंदाएं की हैं, और आंदोलन में भी जो है साथ में खड़े रहे हैं। जो हमारे कुछ दलित समुदाय के नेताएं हैं बहुत सारे, और ये भी है हमारी सावित्रीबाई फूले जी। ठीक है, पहला स्कूल खोलने वाली महिलाओं के लिए। उपनिवेशवाद और जाति, इसमें घुमा फिरा के एक बात कहने की कोशिश कर रहा है। पहला तो ये बता रहा है हिस्ट्री के बारे में, हमारा जो इतिहास था उसके बारे में, कि भाई हमारे इतिहास में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका मतलब कुछ और था, पर जब अंग्रेज आए तो कुछ और हो गया। मतलब कि हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, उपनिवेशवाद से पहले अंग्रेज जब आए थे हमारे देश में, उससे पहले वर्ण व्यवस्था में ये था कि मतलब बता रहे हैं ये लोग कि हम जो हम काम कर रहे हैं ना, उस काम के अकॉर्डिंग हमारी जात निर्धारित होती थी। कास्ट जो थी वो बोली जाती थी कि आपकी कास्ट ये है क्योंकि आप ये काम करते हो। ठीक है, लेकिन बाद में जब अंग्रेज लोग आए तो वो उन्होंने कास्ट का एक परफेक्टली एक कहते हैं ना परमानेंटली नाम रख दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी काम कर रहा है, अभी जैसे कि कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल मेरे फादर है, वो किसी के घर में साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, कूड़ा जो है साफ सफाई मतलब कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, तो वो एक दलित दलित हो गए। ठीक है, तो मतलब परमानेंटली दलित हो गए। अगर मैं पढ़ लिख के, अगर बड़ी कास्ट का मतलब मैं पढ़ लिख के कुछ जैसे कि IAS IPS ऑफिसर बन जाऊं या IPS बन जाऊं, तो मेरी जात सेम रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि जो उपनिवेशवाद के बाद ऐसा हो गया कि जो जात थी वो सेम हो गई, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और मुझे होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। पैरियर, इनके बारे में आपने सुना होगा। बाकी आप इनके बारे में जो है साइड साइड में पढ़ लेना, बीच बीच में आपके लिए सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, छोटे मोटे सवाल, 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल पूछता है वहाँ से। जो ये इनके जो दे रखा है, इनकी जीवनी लिखी हुई, छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं, ये भी आपको जो है याद रखनी होती है कि ये कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि दलित समुदाय के जो है दलितों के लिए जो लड़े हैं, आंदोलन किए हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए मतलब छुआछूत के खिलाफ। ठीक है, और ये है हमारे, और श्री नारायण गुरु, हमारे से मेरा मतलब है हमारे देश के निवासी है। ठीक है, इनको मूल निवासी कहते हैं दलित लोग जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद जाति का समकालीन रूप, इसमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छुआछूत था हमारे समाज में, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए। आंदोलन में जो नेता थे बड़े बड़े, वो उनके नाम आपको पता भी है, जैसे कि ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, अय्यन कल्ली, नारायण गुरु। ये नारायण गुरु हैं जो आपके सामने भी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, उसके इसके अलावा पैरियर, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये जो है मेन एक नायक जो होते हैं वो थे इस आंदोलन के, जो कि छुआछूत के खिलाफ खड़े हुए थे, और इन्होंने जंग लड़ी है उसके खिलाफ। ठीक है, दिल्ली में ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गले भी ख़राब है, यानी खराशी हो जाती है ना गले में, तो वो उसकी वजह से जो बार बार मुझे करना पड़ रहा है बोलने के लिए, सॉरी फॉर दैट। जनजाति समुदाय, इसमें भी जनजाति समुदाय में बेसिकली आपको पता ही होगा, जो जनजाति समुदाय है यानी कि जो ST है उसको हम जनजाति समुदाय में लेके आते हैं। इसमें इनकी जो मतलब हम जो सोचते हैं कि ये कौन है, ये जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, जो कि इनका जो समुदाय होता है वो अलग होता है, हम हमारे समाज से बिल्कुल अलग होते हैं ये। और इनका रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल होता है, वो हमसे बिल्कुल परे होता है। ये नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के लिए रहते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। ठीक है, उनका ख्याल भी रखते हैं। तो कुछ बात कही जा रही है इनके बारे में, जैसे कि जो जनजाति समुदाय होते हैं, ये जो लिखित दस्तावेज है इस पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी लिखित ग्रंथों पे, दस्तावेजों पे ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा संविधान है, उसके उनका मतलब कि उस संविधान से कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे भारतीय समाज में एक मनुस्मृति नाम की भी एक पुस्तक थी, आप बहुत पुरानी है, अभी आपको पता भी होगा शायद इसके बारे में, अगर आप इंटरनेट वगैरह पे ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो।
तो उसमें क्या था कि नाम कुछ लिखा हुआ था हर एक जाति के लिए, कास्ट के लिए, उसमें काम निर्धारित किए गए थे कि ये वाले व्यक्ति, इस वाले कास्ट के लोग ये काम करेंगे, और अगर ये काम नहीं करते तो इनको जो दंड दिया जाएगा वो भी कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग, एक ही अपराध के लिए जो दंड थे वो अलग अलग थे, राइट। अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में गर्म कांच को जो है गला के डाला जाएगा, इस तरीके से जो दंड दिए गए थे उसमें वो मिलते हैं आपको। पर इनकी समाज में, जनजाति समुदाय में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा उनका कोई सामान्य प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है इनकी, अभी होने लगी होगी शायद, पर पहले नहीं होती थी। उनके समुदाय कठोर रूप से वर्गों में बटे नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्ग होते हैं उसमें नहीं होते हैं, गरीब अमीर कुछ भी नहीं होता इनके में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था देखने को आपको नहीं मिलती है, सभी लोग समान हैं, किसी की जाति ऊंची नहीं है, कोई भी काम कर ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबकी जाति सेम रहेगी, सब लोग एक साथ रहते हैं, कोई छुआछूत नहीं है, कोई अस्पृश्यता नहीं है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो जनजातीय समुदाय हैं इनका कुछ वर्गीकरण में देखने को मिलता है आपको। वर्गीकरण से मतलब है कि एक वर्गीकरण होता है इनके काम, इनका जो रहन सहन होता है, इनका जो स्थान है उसके आधार पे, यानी कि स्थाई जहाँ पे रहेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे आपका घर है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, गुजरात में रहते हो, यूपी में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका स्थान है जहाँ पे आप रहते हो, तो इनका जो वर्गीकरण है वो इनके स्थान के आधार पे। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा अभी, वैसे मैं आपको बता दूं कि वो उसका जो मतलब है मैं आपको बताऊंगा अभी, छोड़े अभी इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 85% है वो मध्य भारत में रहते हैं, यानी कि जो 85% आबादी है जनजाति समुदाय की वो मध्य भारत में रहती है। मध्य भारत से मेरा मतलब है कि, एक मिनट, मध्य भारत में जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये, छोड़ो इसको, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन बन नहीं रहा है। यहाँ पे इस साइड में जो है ये रहते हैं, मध्य भारत इसको कहते हैं हम, ठीक है। भारत का जो बीच का भाग है इसको हम मध्य भारत के अंदर लेके आते हैं। तो ये जो है 85% आबादी मध्य भारत में रहती है। जनजाति समुदाय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप आंध्र प्रदेश में भी देखते हो, ठीक है, महाराष्ट्र में भी देखते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जो है, ये जो इलाके हैं इनमें मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब कोई इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा मतलब प्रॉपर जो है एक आंकड़ा लेके याद लेके रखोगे, ज़रूरत नहीं है कुछ भी। बस आपको याद होना चाहिए कि हाँ, मध्य भारत में 85% आबादी रहती है, बाकी की बची हुई पूर्वी भारत में रहती है, ठीक है। और आगे पीछे हम देख लेते हैं, वो भी उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा होता है दूसरा, अर्जित। पहला तो मैंने बताया आपको एक स्थान के आधार पे होता है। दूसरा जो इनका, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी इसी के बारे में, ठीक है, जो इनका वर्गीकरण बता रहा हूँ मैं आपको कैसे होता है। पहला तो मैंने बताया आपको स्थान के आधार पे कि जहाँ पर रहते हैं। दूसरा होता है इनका जो इनका काम होता है, ठीक है, जो इनका व्यवसाय करते हैं ये लोग, उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो है वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो मच्छी पकड़ने वाले हैं वो मछुआ बोलते हैं उनको, ठीक है। और जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, खाद जो इकट्ठा करते हैं उनको खाद संग्राहक कहते हैं। जैसे कि जंगलों में लकड़ियाँ मिल गई वो इकट्ठी कर ली, ठीक है, गाय का गोबर मिल गया उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, जो खाद है उसको, यानी कि जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बाद में। और एक होता है अखेटक, इनको शिकारी कहते हैं, ठीक है। अखेटक जो है एक, इसको भी जो है वर्गीकरण के अंदर लेके आते हैं। यानी कि पहला हो गया मछुआरा, दूसरा हो गया खाद्य संग्राहक, और अखेटक यानी कि शिकारी, और एक होता है झूम खेती करने वाले कुछ लोग, ठीक है। तो ये क्या है, वर्गों में बटे हुए हैं, इनका भी वर्गीकरण है। पर ऐसा नहीं है कि भाई अगर वर्गीकरण हो गया है वो काम के आधार पे हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको ये कह दें कि तू छोटी जाति का है, तू काम छोटा कर रहा है, तो जो तेरा जो औहदा है वो कम है हम लोगों से, ऐसा नहीं होता है इनके में, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। कमेंट में करके मुझे बता देना ज़रूर कि अगर जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताना मुझे। उसके बाद जनजाति एक संकल्पना की जीवनी, जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे आपको स्तरीकरण नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब स्तरीकरण देखने को मिलता है, कहने का मतलब ये है। और
सब समान होते हैं, जो भी कोई भी काम कर रहा है चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सब समान है। और कोई भी किसी भी तरीके का मतलब छुआछूत नहीं होता है इनके बीच में। कोई भी बैठ के कहीं पे खाना खा सकता है किसी के साथ में, किसी से भी दोस्ती कर सकता है, कोई भी दंड नहीं है किसी के लिए। जो दंड होंगे वो सबके लिए समान होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, संकल्पनाओं के अंदर हम इसमें रहते हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है वो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। उसके बाद मुख्यधारा के समुदाय का जनजातियों के प्रति कुछ रवैया होता है, आपको पता ही है, कुछ अलग ही रवैया होता है। क्योंकि जो मुख्यधारा के लोग हैं, यानी कि जैसे कि उस समय में जो मुख्यधारा के लोग थे वो जो वर्ण व्यवस्था में सबसे टॉप पे थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, वो जो मुख्यधारा के लोग थे, उनका इनके साथ जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बताने लायक नहीं था, ठीक है। जिस तरीके से वो उनके साथ बिहेवियर करते थे, आपने बहुत सारी अब भी नाटक शुरू हो गए हैं, तो वो भी आप देखा करो। और बुक्स भी बहुत सारी मिलती है आपको ऑनलाइन, वो भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। रवैये को लेके कि किस तरीके से रवैया था, मतलब कहने लायक नहीं है। मैं नेगेटिव मतलब पॉजिटिव तो बोलूँगा ही नहीं उन लोगों के बारे में, हर एक चीज़ जो है नेगेटिव ही निकल के आती सामने। उसके बाद जनजातीय विकास कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास होता है तो जनजातियों का विकास भी होता है। देखो, अगर संविधान में देखें तो हाँ होता है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में देखें तो नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई विकास हो रहा है राष्ट्र का, फॉर एग्जांपल डैम बन रहा है, ठीक है, तो डैम बन रहा है, चलो अच्छी बात है, देश के लिए कुछ फ़ायदा होगा, खेती में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लोगों को पानी मिल पाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि जनजातियाँ जहाँ पर रहती हैं, जो समुदाय ये लोग वहाँ पर रहेंगे जंगलों के अंदर, इनको वहाँ से हटाया जाएगा पहले, ठीक है। यानी कि इनका जो घर है उस घर से इनको हटाया जाएगा, भगाया जाएगा ज़बरदस्ती कि यहाँ से हटो, हमें काम करना है, इस तरीके से। तो क्या होगा, इनका विनाश होगा या विकास होगा, आप खुद ही सोचिए कि विकास होगा विनाश होगा। तो वो विनाश होता है, क्योंकि वहाँ से अपना घर जो है, मूल जो स्थान है, उसको छोड़ के इनको जाना पड़ेगा वहाँ से, जिसकी वजह से इनका विनाश होगा, इनकी संस्कृति होगी वो खतरे में होगी वहाँ पे, ठीक है, खतरे में हो ही रही है। इसलिए ये लोग आपको यहाँ पे आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। ये आंदोलन ही हो रहे हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है फोटो। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो फोटो दिख रही है बहुत बड़ी सी, ठीक है, एक इमेज दे रखी है आपको दिखाने के लिए। तो ये आंदोलन हो रहे हैं अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, ठीक है, पहचान कि हम जनजातीय समुदाय हैं, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, और हमें उस कल्चर को कायम रखने दीजिए। इस बात के लिए जो ये आंदोलन हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये लोग जो है अपने घर बचा के रख सके, अपना जो कल्चर है उसको बचाए रख सके, इसलिए। उसके अलावा हमने संस्थाओं के बारे में बात की। पहली संस्था हमने देखी जाति होती है, उसके बाद जनजाति भी एक संस्था होती है, एंड देन परिवार या फिर नातेदारी, ये भी संस्था ही है, ठीक है। हम अभी आसपास में ही देख लो आप, अपने परिवार जो है, आपकी फैमिली जो है, या आपके जो रिश्तेदार हैं, यानी कि नातेदार जो हैं, वो भी आपके संस्था के रूप में आप देखते हो, जिनको हम कहते हैं सामाजिक संस्था। तो ये वही लोग हैं, मतलब बताने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि परिवार में कौन लोग होते हैं। परिवार या तो आपका एकल होता है या फिर संयुक्त होता है, ठीक है, सिंगल फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, राइट। सिंगल फैमिली में आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और आप या फिर आपके भाई होंगे सके, वो आएंगे। संयुक्त परिवार में सभी लोग आते हैं जो भी फैमिली में होंगे, यानी कि आपके दादा दादी, आपके पापा, आप, आपके चाचा, ताऊ, उनके बच्चे, तो ये सब जो है संयुक्त परिवार के अंदर आ जाते हैं। और जो हमारे नातेदार होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि मम्मी की नानी, मम्मी की जो मम्मी होती है, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, आपकी मौसी हैं, आपके मामा हैं, वो सभी उसके अंदर आएंगे, ठीक है, आपके रिलेटिव्स के अंदर आएंगे, उन्हीं को कहते हैं। या फिर आपके जो पड़ोसी होते हैं, आपके जो समाज के लोग होते हैं, वो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं। उसके अलावा यही बता रहा है यहाँ पे भी, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली के बारे में ये मैं आपको बता दिया है पहले ही। परिवर्तन क्या आ रहा है, अभी आपने जो सिंगल फैमिलीज़ हैं वो बढ़ते हुए देख रहे हो आप, कि सिंगल फैमिलीज़ में जो क्या हो रहा है कि बढ़ रहे हैं लोग, ठीक है, सिंगल फैमिलीज़ अलग हो रही हैं लोग, क्योंकि गांव से शहरों की तरफ आते हैं अपनी फैमिली को लेके, और फिर वहीं पे सेटल हो जाते हैं और अपने परिवार को छोड़ देते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है एक, ये वाला परिवार के विविध रूप, सॉरी, ठीक है, विविध रूप से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो परिवार में आप देखते हो कि
पितरात्मक परिवार होता है, एक होता है मात्रात्मक परिवार। तो जहाँ पे पिता होता है, अभी जो आप जहाँ पे आप रहते हो पितात्मक जो फैमिली होती है, परिवार होता है उसके अंदर, यानी कि आपके पापा की चलती है। आप अपने पापा के घर पे रहते हो, जो प्रॉपर्टी है वो आपके पापा की है या फिर दादा की होगी, उन्होंने अपने बेटे को दी है, ठीक है, यानी कि आपके पापा को, आपके जो फादर हैं वो आपको देंगे, इस तरीके से। मात्रात्मक में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि जो आपकी माता होती है उनकी फैमिली में जाके आप रहते हो वहाँ पे, ठीक है। और जो जो प्रॉपर्टी होती है, जो अधिकार होता है, वो आपकी मम्मी का होता है उस पर, आपके फादर का नहीं होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो में देख रहे हो, ये एक मात्रात्मक परिवार है, क्योंकि आप जो जितनी भी लेडीज़ हैं उनको बैठते हुए देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो चलती है यहाँ पे वो महिलाओं की ज़्यादा चलती होगी, ठीक है। अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद ख़त्म हो गया है शायद चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।